गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ के अलावा हम बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। उसके अलावा हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की, और उसके अलावा हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे किसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम जो ट्रिक्स की बात करेंगे वो वीडियो के लास्ट में करेंगे। थोड़ा सा बदलते रहना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं जो शॉर्टकट ट्रिक्स है ये बातें करता था, ये वीडियो के एंड में रहेंगी। ठीक है, तो क्योंकि आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक्स की बात करेंगे। ओके, तो पहले पढ़ रहे हैं बच्चों? हाँ, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले आज हम बात करेंगे, कल हमने रेट ऑफ रिएक्शन की पूरी बात कर ली थी। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? और रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंस्टेंटेनियस रेट होता है और एवरेज रेट होता है। ये सारी बात हमने कर ली थी, है ना। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था कि एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है और एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और दोनों की बात हमने पूरी डिस्कस की थी। तो आज हम बात करेंगे रेट लॉ की। इसकी रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या है इसको समझने के लिए पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन समझते हैं। क्या समझते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? मान लेते हैं कोई हमारे पास रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है मेरे पास +2B⁴C। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम कहते हैं हिंदी में। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का रेट होगा, वो ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बी की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। मींस रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, बात है कि रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर द अबव रिएक्शन। ओके, और रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर 2। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है। ठीक है, तो दोनों को मिला दें तो रिएक्शन रेट क्या होगा? रिएक्शन रेट ये होगा प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2। दोनों को मिला देंगे। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो रिएक्शन रेट will be equals to K into A and concentration of A into concentration of B की पावर 2। ये हो जाएगा रिएक्शन रेट। अब ये रिएक्शन रेट जो है ये थ्योरेटिकली इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन रेट की वैल्यू ये होगी। अगर मैं दूसरा रिएक्शन देखता हूँ, कोई और रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन मैंने ले ली AA एंड B एंड C। प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है। अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इधर क्या है? डज नॉट मैटर। ठीक है, इधर हम C ना लिख के प्रोडक्ट्स भी लिख दें, इट विल बी ओके। प्रोडक्ट्स कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी डज नॉट कंसर्न विद प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या है उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो अब ये क्या है? जैसे यहाँ A की वैल्यू क्या थी? 1 और B की वैल्यू क्या थी? 2। तो हमने A भी लिख दिया इन जनरल, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन रेट विल बी इक्वल टू K इंटू A टू द पावर A स्मॉल a एंड इंटू B टू द पावर B। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। Theoretically for this reaction, rate of reaction will be equal to this. Okay, this theoretical equation is known as rate equation. This is known as रेट इक्वेशन। इसको, इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन कहेंगे जो परफेक्टली थ्योरेटिकल है। मींस आपने रिएक्शन देखी और आप उसका रेट इक्वेशन बता देंगे। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करने जाते हैं कि क्या ये प्रैक्टिकली भी ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली। अब हम इस रेट इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके
ये यही भी आ सकता है, कुछ बदल भी सकता है। मतलब जैसे ये वाली रिएक्शन थी, इसको देख लें ऊपर वाली को, कि इसके लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बी स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ए के तो प्रोपोर्शनल है ही नहीं। अगर हो सकता है हो, मान लो है, हमने मान लिया कि हाँ चलो एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा ही आया, तो जो रेट इक्वेशन होगी वही रेट लॉ हो जाएगा, जो रेट इक्वेशन होगी वही रेट लॉ। लेकिन बदल गया। मान लो आपने क्या किया कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, देखा कि रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं है, तो आपने देखा ए के तो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ए हट जाएगा। बी की पावर 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बी की स्क्वायर हट जाएगा, बी आ जाएगा। तो रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, हट जाएगा ए। यानी कि उसका थियोरेटिकल इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटल बात आ जाएगी तो रेट लॉ वो होगा जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन होगा बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। द एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन द rate of reaction and concentration of reactants is known as rate law. नोट कर लीजिए क्या है, the experimental relationship between the reaction rate and concentration of reactants is known as rate law of the reaction. ठीक है, it does not it is not compulsory that it is same as theoretical, it may be any। मतलब theoretical इसके लिए reaction rate is equals to k into a to the power a b to the power b था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है ये हो सकता है रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इनटू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, एंड एक्स एंड वाई मे बी इक्वल हो भी सकते हैं एंड मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। तो इसी रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन रेट लॉ की बात करें तो रेट यानी कि रेट आप लिखेंगे रिएक्शन रेट, रेट इज इक्वल टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। एंड एक्सपेरिमेंटली ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ये है, इनका और रिएक्शन रेट का जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज नथिंग बट रेट लॉ। इज दैट ओके? ओके, अब ये कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट भी बढ़ गया, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है। फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट भी बढ़ गया, तो मतलब इस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब कितना डिपेंड कर रहा है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रेट भी डबल हो गया, यानी सीधे सीधे कर रहा है। अब इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रेट 4 टाइम्स हो गया, मतलब स्क्वायर पे 2 टू 4 स्क्वायर पे। अब इसकी कंसंट्रेशन डबल की, रेट 8 टाइम्स हो गया, मतलब पावर 3 पे 2 टू 4 टू 8। ऐसे करके हम रिलेशन निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल। समझ में आया? इसकी कंसंट्रेशन बदल के देखेंगे, बदलने से रेट बदल रहा है नहीं बदल रहा है, बदल रहा है मतलब डिपेंड कर रहा है। इसकी कंसंट्रेशन बदलेंगे, बदल रहा है मतलब रेट डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टर्म्ड एज रेट लॉ एंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। फॉर एग्जांपल रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन, फॉर एग्जांपल भी देना पड़ेगा। ठीक है, कोई एग्जांपल भी देना जरूरी होता है। आपने रेट लॉ देखा तो एग्जांपल हम दे देंगे, एक आपको चाहिए भी होगा। रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, जैसे CH3 COO C2H5 प्लस H2O, एरो CH3 COOH प्लस C2H5OH। This is hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. Example, you may note down example, that is hydrolysis of ester. ये एसिड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा? एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसके रेट लॉ बड़े खतरनाक हैं, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। रेट लॉ अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मली हम वाटर बहुत ज़्यादा लेते हैं, यहाँ एक्सेस में लेते हैं, तो एक्सेस में लेते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन की बात नहीं होती है। फिर रेट लॉ क्या बन जाता है? रेट लॉ नॉर्मली अगर बात करें तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5। बाकी H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं होती है।
H2O की कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसीडर नहीं होती है क्योंकि एक्सेस में लिया है। अब क्या हो कि अगर वाटर एक्सेस में ना ले तो फिर H2O भी आ जाएगा इनटू में, फिर रेट लॉ बदल जाएगा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर पूरा ब्रॉडली लें तो H पॉजिटिव भी रिएक्टेंट है, यहाँ कैटलिस्ट होता है लेकिन रिएक्टेंट है, कुछ तो फर्क करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है अगर ब्रॉडली देखें तो, अगर हाई लेवल पे देखोगे। ठीक है, अगर ये कहीं क्वेश्चन में दिया है कि वाटर एक्सेस में नहीं है और इसका रेट लॉ दिया है रेट लॉ इज इक्वल टू K इंटू CH3 COO C2H5 इंटू H2O, ये इसके लिए खास ये दिया होना चाहिए कि वाटर इज नॉट इन एक्सेस, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाला हुआ है, इंटू H प्लस भी आएगा, तब रेट लॉ ये होगा। ठीक है, वाटर H प्लस एक्सेस में नहीं होगा तब H प्लस भी आएगा। ठीक है, और H प्लस को हम जनरली छोड़ भी देते हैं क्योंकि H प्लस ट्रेस अमाउंट में चाहिए होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम जनरली छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इसको हम यही लेके चलते हैं, बेसिकली इसको हम यही लेके चलते हैं और यही इसका रेट लॉ मान के चलते हैं। तो इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं। पहला एग्जांपल ये देंगे, व्हेन वाटर इज इन एक्सेस, रेट लॉ ये होगा। व्हेन वाटर इज नॉट इन एक्सेस, रेट लॉ ये होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, कंडीशन में यही लेना है। अगर आपको पास वाटर एक्सेस में नहीं लिखा है क्वेश्चन में और जो है आपको ये वाला चॉइस भी मिल रहा है कहीं ऑप्शंस में, तो दिस विल बी मोर करेक्ट डेफिनेटली। अगर ये चॉइस है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला चॉइस भी है तो हमेशा ये वाला ज़्यादा सही होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करें बेटा, रेट लॉ का एग्जांपल भी हो गया, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप रेट लॉ ढंग से समझ चुके होंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज आस्क मी एंड कॉल मी। ठीक है, तो अब मैं बात करूं किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हम रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हैं। ठीक है, कोई रिएक्शन थी, मान लीजिए ये रिएक्शन थी A प्लस B एरो प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये रिएक्शन थी एरो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमने रेट लॉ पता किया। मान लीजिए रेट लॉ इसका आया, रेट लॉ इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। तो द सम ऑफ पावर्स of concentration terms, sum of powers of concentration terms in the rate law is known as order of reaction. Sum of powers of concentration terms in the rate law, लिख देता हूं, sum of powers of concentration terms रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स, जो रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स होंगी उनकी पावर्स का सम इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी नाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हियर व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर विल बी x प्लस वाई। ये कुछ भी हो सकता है, x प्लस वाई, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू 0 से लेके कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 टू एनी फ्रैक्शनल और होल नंबर, बट एक्सेप्ट जो है 4-5 के ज़्यादा के ऑर्डर अभी तक ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, 3 थर्ड ऑर्डर तक की बात हम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 0 ऑर्डर। ठीक है, लेकिन ऑर्डर इज ऑल्सो फ्रैक्शनल, हाफ ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी कि 0 से कोई भी फ्रैक्शनल और होल नंबर। ठीक है, और नेगेटिव नंबर नहीं होगा बस। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, लेकिन 4 से ऊपर के ऑर्डर की हम बात नहीं करते। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर की बात हम नहीं करते हैं। ये वाली बात हो गई, इतनी बात आई थिंक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे इससे पहले मैंने एस्टर का एग्जाम्पल दिया था, 2 कंडीशन बताई थी। तो पहली कंडीशन में उसका ऑर्डर क्या होगा, 1, एक ही कंसंट्रेशन टर्म था। आप ध्यान देंगे, पहली कंडीशन आपने अगर नोट किया है तो पहली कंडीशन में उसका ऑर्डर क्या होगा, 1। दूसरी कंडीशन में कितने कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, 1 2 3,
तीन हो गए, एक था CH3COOH ना CH3COC2H5, दूसरा H2O, तीसरा H+। सेकेंड कंडीशन में जो एग्जाम्पल था वो जो थर्ड ऑर्डर था, और फर्स्ट कंडीशन में जो एग्जाम्पल था वो फर्स्ट ऑर्डर था। यानी कि पानी जब एक्सेस में नहीं लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, पानी जब एक्सेस में लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, एक्सेस में नहीं लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर भी होता है, अगर एसिड की कंसंट्रेशन को हम छोड़ दें तो सेकंड ऑर्डर होता है, एसिड की कंसंट्रेशन को भी लें तो थर्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, ले सकते हैं एसिड की कंसंट्रेशन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, ये इसमें कोई वो नहीं है। अब हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बहुत आसान चीज़ है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। केमिकल रिएक्शन is of two types. Chemical reaction is of two types. One is complex reaction and the other is elementary reaction. एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो ओनली एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। एलिमेंट्री रिएक्शन उसको कहते हैं कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ठीक है, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में, एक से ज़्यादा, दो, एटलीस्ट दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते, 3 4, मीन्स कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स, मोर देन वन स्टेप्स। कई स्टेप्स होते हैं, इसके मतलब एक से ही ज़्यादा होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक स्टेप एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, दूसरा स्टेप दूसरी एलिमेंट्री, यानी कि कई सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मिलके एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना देती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं और एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिंगल स्टेप की होती हैं। एंड मॉलिक्यूलरिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस की ही होती बात की जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की बात नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, मींस दोज रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, number of reactant molecules participating in an elementary reaction। किसी elementary reaction में कितने molecules participate कर रहे हैं? number of reactant molecules participating in elementary reaction, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो उसकी बैलेंस इक्वेशन में आने चाहिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन एंड इन इट्स बैलेंस्ड इक्वेशन, उसकी बैलेंस इक्वेशन में जितने आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के आ रहे हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। फॉर एग्जांपल हम देखें, ये है रिएक्शन, ये है NO2 प्लस O2 NO2 ये है। ठीक है, इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करके ये 2 ये बैलेंस हो गई। बैलेंस के बिना एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखेंगे, बैलेंस इक्वेशन में ही देखेंगे। किसमें देखेंगे बेटा? बैलेंस इक्वेशन में। अब देखिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। इसका कितना है? एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, O2 है मतलब मॉलिक्यूल तो एक ही है, तो 2 + 1 मॉलिक्यूलरिटी इज 3, मींस दिस इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही कई यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, कई बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी, कई ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस
होंगी। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल देखें। अच्छा ये हटा देते हैं, है ना। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या बाई मोलिकुलर रिएक्शन से पहले चलो ट्राई से बाई में आते हैं। जैसे हमारे पास है Cl2 प्लस H2 एरो 2HCl, ठीक है। ये आपका एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और इक्वेशन बैलेंस्ड है। इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। तो एक प्लस एक कितनी मॉलिक्यूलरिटी हो गई? 2। तो दिस इज बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आर पॉसिबल। आप रिएक्शन देख के उसकी बैलेंस इक्वेशन देख के उसकी मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली बता सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन की ही होगी, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन की ही होगी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं होगी। और एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। एक बात याद रख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सच लिख लीजिए ये, क्योंकि ये कई जगह आता भी है, आपको समझ नहीं आएगा वहां पे कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन molecularity is always equals to order of reaction। मतलब कोई थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 3 ही होगी, ठीक है। यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप इक्वेशन देख के ही बता दोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो आप इक्वेशन देख के ही बता देते हो ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर आप, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। किसके लिए? अब आपको बोल दिया जाता है कि ये रिएक्शन है कंपटीशन में, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है बोल दिया, ठीक है। बताइए इसका रेट लॉ क्या होगा? बताइए इसका रेट लॉ क्या होगा? क्या होगा आप देखिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू NO की पावर 2 एंड O2। क्योंकि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसका जो रेट इक्वेशन हम थ्योरेटिकली करते थे ना, वही ऑर्डर भी होता है, वही रेट लॉ भी होता है। जो रेट इक्वेशन होता है वही रेट लॉ भी होता है। मतलब एक बात और लिखनी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रेट लॉ होगा वही रेट इक्वेशन भी होगी। रेट इक्वेशन थ्योरेटिकल होती है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन रेट लॉ इज इक्वल टू रेट इक्वेशन, बिल्कुल याद कर लेंगे। और रेट इक्वेशन थ्योरेटिकल है, यानी कि इसके लिए खाली रिएक्शन देखनी है, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। यानी कि एक्सपेरिमेंट हमें किस रिएक्शन के लिए करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स के लिए करना पड़ेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए करना पड़ेगा। अब एक बात और यहाँ पे हिंट बताता हूँ। मैंने शुरू में जिस दिन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट की थी बेटा, मैंने ये कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म बता सकते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे हो रही है ये बताया जा सकता है। तो मैकेनिज्म कैसे बता सकते हैं? मैकेनिज्म बताने में हेल्प करती है यही रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन ऐसी आ गई, ठीक है, मैकेनिज्म भी ओनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ही डिस्कस किया जाता है, एलिमेंट्री का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। एलिमेंट्री तो डाला हो गया, कुछ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन जब जो है उसमें कई सारे स्टेप्स आ जाएंगे तो तब कौन सा स्टेप पहले आ रहा है, पहले इसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, वही तो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में क्या, उसके स्टेप्स बताना। किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी मतलब उसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला चैलेंज तो यही आएगा ना कि ये कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री है, ये पता करें। तो कैसे पता चलेगा? अगर ये नहीं हो रहा है तो एलिमेंट्री नहीं होगी। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर। यानी कि थ्योरेटिकली आप देख लेंगे मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है लेकिन ऑर्डर 2 आ रहा है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यानी कि वो क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसे करके मैकेनिज्म पता चलता है। बहुत डिटेल है इसमें, लेकिन आसान बहुत है, कुछ भी नहीं है।
मैं समझाऊंगा, देखना मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहोगे कैसे डिसाइड करते हैं मैकेनिज्म, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, कैसे डिसाइड करते हैं ये भी पता चल जाएगा, फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड करने लग जाओगे। उन्होंने कहा इसकी मैकेनिज्म एग्जाम में बतानी है, पहले मैं घर पे प्रैक्टिकल करके आता हूँ फिर बताऊँगा, है ना। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान काम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कैसे होता है रेट लॉ, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है, अब कल बात करेंगे। बाय बाय।